करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रहेगा, राइट हैंड साइड में कुछ रहेगा, है ना। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, कुछ राइट हैंड साइड में रहता है। तो पहले पता करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कभी भी हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं ना तो साथ में हम लोग क्या बात करते हैं बताओ, वो इक्वेशन में जो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये दो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मली इक्वेशन में। अब जब निकल के आता है उसमें से वैल्यू, जो वेरिएबल होता है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसका वैल्यू जो निकल के आता है, अभी हम लोग फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू किस टाइप का वैल्यू निकलेगा। ओके, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े हैं कि नंबर होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, रियल नंबर। रियल नंबर का अंडर में हमारा आता है क्या, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, फिर रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है ना। अच्छा, रियल नंबर को छोड़ के एक और टाइप का नंबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। हम अभी फिलहाल हम लोग इमेजिनरी नंबर उसको जानेंगे, क्लास 11 में जाएंगे जब, उस समय हम लोग बात करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इमेजिनरी नंबर जैसे सोचते हैं। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू निकल के आएगा ना, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, है ना। तो जो वैल्यू आता है उसको हम लोग जो देखते हैं कि किस टाइप का वैल्यू आता है, और हम उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स बोलने से जो उसका सॉल्यूशन होता है उसी को ही रूट्स बोला जाता है। तो उसका नेचर क्या होता है, नेचर बोलने से क्या रियल होता है या उसमें रूट निकलेगा, तो वो रूट जो निकलेगा, दो ही रूट निकलता है क्वाड्रेटिक में, तो रूट सब कैसा है उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कहाँ से हम लोग निकालेंगे। ओके ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग जब अगर चलेंगे पोलिनोमियल चैप्टर, इसका पहले जो हम लोग पढ़े थे पोलिनोमियल चैप्टर, हम लोग पढ़े थे कि f ऑफ x या p ऑफ x या फिर q ऑफ x, कुछ भी हम लोग लिखते हैं, है ना। तो कुछ भी हम लोग जो लिखते हैं वो जो है उसमें से हम लोग उसका डिग्री पता करते हैं। डिग्री कैसे पता करते हैं, जो भी वेरिएबल का फॉर्म में होगा, जैसे मान लेते हैं x का वेरिएबल का फॉर्म में है या फिर y का वेरिएबल का फॉर्म में है, जो भी है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी से हम उसका डिग्री पता करते हैं, है ना। ओके, अगर डिग्री हमारा 2 है तो उस केस में हम उस पोलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो हमारा वो पोलिनोमियल कैसे दिखेगा, फिर ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का दिखेगा। मतलब हम बोल रहे हैं कि पोलिनोमियल जो है इन वेरिएबल x वेरिएबल में वो पोलिनोमियल है ना। पोलिनोमियल क्या है, x वेरिएबल में है। तो उस केस में अगर उसका डिग्री 2 है तो हम उसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। याद होगा, अगर डिग्री 0 होता है तो हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं, अगर डिग्री 1 होता है तो हम लीनियर बोलते हैं, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 होता है तो क्यूबिक बोलते हैं, 4 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिलहाल तो हम लोग का डिस्कशन जो है क्वाड्रेटिक का ऊपर है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पहले पता तो कर ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आया है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होता है, ये होता है। जब हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो इन दैट केस क्या होगा, ये इक्वेशन जो है उसमें क्या होता है, कुछ लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में इक्वलिटी का साइन, इक्वल टू का साइन रहता है, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अभी तक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, ये जो हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
ये हो गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये जो ए देख रहे हो, ए को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर ये बी हो गया हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये सी हो गया हमारा क्या, कांस्टेंट टर्म। तो अब हम जब भी पूछेंगे भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है और उसको क्या नाम बोलते हैं, बताओगे कि सर इट इज ए, है ना। एक्स स्क्वायर का साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और सी एक कांस्टेंट होता है, उसके साथ कुछ एक्स रहता ही नहीं है। ठीक है, अब ये ए बी सी है क्या, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सी भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक रेस्ट्रिक्शन और ए का ऊपर है कि ए का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो ही जाके ये क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाऊं तो ये जैसे मान लेते हैं मैं इसको बोल रहा हूं, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मैं पूछ रहा हूं ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखना कि हमारा ये इस फॉर्म में है कि नहीं। तो ये इस फॉर्म में है, ओके, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉरी इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ ए बी सी कितना है, तो देखना एक्स स्क्वायर का साथ कितना है, वो ए है, एक्स के साथ जो है वो बी है, और कांस्टेंट जो है वो सी है। जहां पे एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट उसको बोलते हैं। तो इस केस में ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 5 है, और सी का वैल्यू 3 है। चलो अगर मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं कि -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं। ये इस फॉर्म में है कि नहीं, हाँ है ऑफ कोर्स। ए का जगह में है -2 है अभी, है ना, बी का जगह में है 4, सी का जगह में 3। ठीक है, चलो एक और इक्वेशन लिखते हैं। मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं 4x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखते हैं कि इसको इसके साथ कंपेयर करके, इसको इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इस फॉर्म में है कि नहीं। तो मेरे को ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में, और मैं देख रहा हूं कि x का जगह में सॉरी a के जगह में 4 है, b के जगह में 0 है, और c के जगह में 4 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको चाहूंगा तो लिख सकता हूं 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं पूछूंगा कि भाई बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बोलना है, बोलना है, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाता है, और इस चीज को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल दिए क्योंकि इस फॉर्म में है, तो इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझा मेरे बात, कहने का मतलब है कि एक्स होगा जरूरी नहीं है, एक्स होगा जरूरी नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकता हूं तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं 0 इंटू 3x स्क्वायर सॉरी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक और एग्जांपल में ले लिया, और मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखना है कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं। ये इस फॉर्म में है कि नहीं, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर है, b इंटू एक्स है, सी भी है। तो यहां से हमको पता चला कि a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू -1 है।
लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वहां पे ये रेस्ट्रिक्शन है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आई होप सभी को समझ में आ गया कि कौन सा चीज को कैसा लिखा होगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, थोड़ा और टाइप का वो नजर आएगा। मान लेते हैं लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं पूछूंगा क्या है, बताओ कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलना के साथ देखते हैं कि इसको इसके साथ कंपेयर करके क्या हो रहा है। अगर मैं कंपेयर करके देखता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, ax स्क्वायर जैसा तो यहाँ पे भी है, bx जैसा भी कुछ है और c जैसा भी कुछ है, लेकिन यहाँ पे खाली c लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा पता करते हैं। अगर मैं अभी इसके साथ इसको कंपेयर कर लेता हूं तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि a का वैल्यू कितना है, 3 है ना। b का वैल्यू कितना है, नहीं 8 नहीं है, b का वैल्यू -8 है। हमेशा साइन के साथ बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा चीज, है ना। प्लस है या माइनस है उसको देख के बोलना है। और c के जगह में ना, c क्या होता है, जिसमें x नहीं होता है वो c होता है, इसमें x नहीं है, तो ये पूरा का पूरा c है। मतलब c का वैल्यू कितना हो गया, k-4। कहने का मतलब है यहाँ तो मैं ब्रैकेट दे दिया हूं, लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं दूंगा तो भी डरने का जरूरत नहीं है। जहां पे x नहीं होगा वो सारे का सारा c में चले जाता है। आई होप सभी को समझ में आ गया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, है ना। उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं इसके साथ, उसमें से ABC का वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन का साथ हमेशा हमको देखना होता है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, है ना। और ये देखना है कि a का वैल्यू जीरो ना हो जाए, b चलेगा, c चलेगा, क्योंकि उनका ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। a b c रियल नंबर है और a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन है a का ऊपर, b का ऊपर नहीं है, c का ऊपर नहीं है। अगर कभी हमको ऐसा मिल जाएगा तो भी बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर मैं कंपेयर कर लूंगा इसके साथ तो a का जगह में 1 दिखाई दे रहा है, x नहीं है मतलब b का वैल्यू 0 है। समझो, जो चीज नहीं होता है तो उसके साथ जो भी होता है 0 हो जाता है पूरा। अगर b का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू x, तो टर्म गायब, c का वैल्यू भी 0 हो गया, तो ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। इसमें a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना 0, c का वैल्यू कितना 0। आई थिंक सारे टाइप का हम डिस्कस कर लिए कि कौन कौन सा केस में उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। द ओनली थिंग इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्लियर। तो अब हमको पता करना है कुछ क्वेश्चन देख के क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ऐसा हमको एक्सप्रेशन दे दिया है, हमको ये क्वेश्चन सब में ऐसा नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है कि क्या मैं उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में रख सकता हूं। रख लिया तो क्वाड्रेटिक, नहीं रख पाया तो क्वाड्रेटिक नहीं है। चलो देखते हैं। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3। ये तो बच्चे वाला चीज है कि a माइनस b का होल स्क्वायर कब से करते आ रहे हो तुम लोग, तो इसको ज्यादा नहीं समझाते हुए डायरेक्ट में लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। a माइनस b का होल स्क्वायर तो सभी को पता होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये 1 है, जैसे हम इक्वेशन में समझाए थे स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब राइट हैंड साइड में कुछ रखना नहीं है नंबर वगैरह, हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखने के लिए, है ना। तो राइट हैंड साइड से सब लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। सबको पता होगा कि राइट से लेफ्ट आता है तो प्लस होगा तो माइनस होके आता है, माइनस होगा तो प्लस होके आता है, डिवाइड होगा तो इंटू होके आता है, इंटू होगा तो डिवाइड होके आता है।
ये सब चीज सबको पता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को इधर ले आते हैं। ये प्लस है तो -2x हो गया, माइनस है तो +3 हो गया, इज इक्वल टू 0। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो इट इज x स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं है तो x स्क्वायर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि x कितना जगह में है। x मेरे को नजर आ रहा है दो जगह में x है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो जगह में x है और दोनों का साइन माइनस में ही है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, तो साइन तो माइनस रहेगा और जुड़ जाएगा। 4 और 2 हो गया 6, मतलब -6x हो गया, -6x। उसके बाद नंबर को देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 3 जगह में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 4 + 1 5, 5 + 1 5 + 3 8, +8 इज इक्वल टू 0। चलो अब देखते हैं यहाँ पे a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना, जरा बताओगे। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू -6, फिर से 6 बोला है, -6 बोलना है। c इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू जो भी निकला वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक हो गया। हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल के a का वैल्यू निकाल के देखना है। अगर a का वैल्यू हमारा 0 हो गया, सॉरी 0 नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। b c दोनों 0 होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से एक 0 होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, तो जैसा 1 नंबर क्वेश्चन की फर्स्ट बीट, सेकंड बीट भी हम कर सकते हैं। आई थिंक ये कर लोगे तुम लोग। कैसे? नहीं कर लेता हूं ना मैं इसको, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। x × x + 1 + 8 इज इक्वल टू x + 2 × x - 2। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x × x + 1 जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है वैसे करेंगे। x² + x ऐसा हो जाएगा, तो इट इज योर x² + x। मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको, है ना? +8 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जाएंगे तो पहले x मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, x पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी x² - 2x प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो +2x - 4, तो इट इज +2x - 4। या फिर ऐसे भी तुम देख सकता था इसको, a + b × a - b है, a² - b² होता है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये 2x को कैंसिल कर देते हैं, है ना? और ये x² को भी शायद कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। x + 8 यहाँ पे है, वहां से +4 होके आ गया इधर, इज इक्वल टू x + 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे, स्टैंडर्ड होता है ax² + bx + c, तो अगर मैं इसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लूंगा, तो a का वैल्यू 0 आया, b का वैल्यू 1 आया, c का वैल्यू 12 आया। आई होप समझ में आया। a b c का वैल्यू जो मैं लिख लिया, क्योंकि a का वैल्यू 0 है, नॉट क्वाड्रेटिक। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। ये दिखाई तो दे रहा है क्वाड्रेटिक, x² दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा दे सकता है, चेक वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट। ऑल ऑफ यू गॉट इट? क्लियर? ओके, एक और सवाल देखते हैं। कौन सा देखेंगे? इसको देखते हैं ना, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू s³ - 4। ठीक है, फोर्थ बीट देखते हैं। x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। हमको देखना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो इसीलिए a - b का होल क्यूब तो सभी को पता होना चाहिए, जो कि होता है a³ - b³ -3ab × a - b। ये हमारा फॉर्मूला है ना? तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। सर यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस कर लेते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, सारी चीज प्लस है ना? तो उसको यूज करते हैं। a³ मतलब x का क्यूब, यहाँ पे a का जगह में देखो x है, b का जगह में 2 है। मेरे बात समझ रहे हो क्या? a + b का होल क्यूब, a का जगह में x है, b का जगह में 2 है, तो अगर वो फॉर्मूला डालेंगे तो x³ आ गया, प्लस 2 का क्यूब प्लस
3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। गॉट इट? यस सर। अब चलो इधर लेके आते हैं, सॉरी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और x का क्यूब होता है x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स, 6x हो गया इंटू एक्स प्लस 2। मैं स्टेप एक तो बढ़ा दे रहा हूं ताकि अच्छी तरह सबको समझ में आए। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ, ये 6x को मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो इट विल बी x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू x विल बी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 12x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। ये x क्यूब का हाथ कैंसिल कर सकते थे, ये ऊपर से भी कैंसिल कर सकते थे। एनीवे अब ये हो गया। अब सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं और हम क्या करते हैं, थोड़ा सजा के लिख देते हैं। सजा के क्या लिखते हैं, ये हमारा मेथड होता है अलजेब्रा को लिखना। छोटा से बड़ा पावर लिखेंगे या फिर बड़ा से छोटा पावर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा पावर से स्टार्ट करते हैं। बड़ा पावर अभी बच गया जो क्या है, 6x स्क्वायर बच गया है ना। तो ये 6x स्क्वायर आ गया, पहले 6x स्क्वायर बड़ा पावर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट पावर x स्क्वायर के बाद क्या होता है, x होता है। x क्या हो जाएगा, कहां कहां x है, एक ही जगह में तो है, प्लस 12x। उसके बाद क्या हो गया, ये नंबर बच गया प्लस 8, उसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, 4 इज इक्वल टू 0। चलो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। हमको पता है कि इक्वेशन में अगर कुछ कॉमन होता है तो उस कॉमन को हटा सकते हैं हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं 6 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और 6 लेके अगर उधर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आ गया? हमको जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था ये दिया था। हमको पूछा था कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा। हम बोलेंगे कि नहीं सर x क्यूब है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चेक करने के लिए बोला है तो हम काफी सारे काम कर लिए। उसके बाद लास्ट में देखे कि यहाँ से ये कंपेयर करने के बाद हमको मिला कि a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 2, c का वैल्यू आया 2। हम क्वाड्रेटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि x स्क्वायर 0 से नहीं, हम क्वाड्रेटिक उस समय बोलते हैं अगर a का वैल्यू 0 नहीं होता है, वो कंडीशन होता है। a b c तो सब जगह में निकलता है, a b c तो इसमें भी निकाल सकते हैं हम लोग। x स्क्वायर इक्वल टू 0 में भी a b c निकलेगा, a b c सभी में a b c निकलेगा। हमको खाली a का वैल्यू देखना है, a से ही पता चलता है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो a का वैल्यू 1 है जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक। सो ये क्वाड्रेटिक हो गया। आप सबको समझ में आ गया शायद, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क वाला क्वेश्चन या 2 मार्क वाला क्वेश्चन कि एक इक्वेशन दे दिया होगा, ऐसे करके पूछ लेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हमको सिंपलीफाई करते करते जाना है, देखना है कि लास्ट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू ले लेंगे। अगर a का वैल्यू 0 नहीं आया तो क्वाड्रेटिक। डन, क्लियर सबका? ओके, तो एक इक्वेशन पहले स्क्वायर का फॉर्म में होना चाहिए और उसमें क्या बोलते हो, s का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, राइट? हाँ, ओके, चलो अब आगे देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 हो गया हमारा एनसीईआरटी का। इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने से हमको पता चलेगा कि इसको हमको करना क्या है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया है कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, जरा बताओ, देख के बताओ कि ये जो इक्वेशन जो हमारा है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो
तो इस केस में हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन लेके, जैसे हम पिछला 2-3 क्वेश्चन किए ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे, चेक कर लोगे, फिर बड़ा पावर से छोटा पावर लिखते जाओगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना, पहले तो एक्स स्क्वायर अगर नहीं होगा, अगर एक्स क्यूब में होगा तो बोल ही दोगे कि नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन अगर मान लेते एक्स स्क्वायर में आ गया तो भी हम उसको कोफिशिएंट चेक करेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अगर ए का वैल्यू हमारा आ गया 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक होगा। डन, क्लियर हो गया इतना? ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन दिस वन। इस टाइप का क्वेश्चन अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन अभी बोल दिया है कि वर्ड प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा सिचुएशन का ऊपर। एक दो क्वेश्चन खाली मैं बात कर लेता हूँ। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो दिया है, इसको हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक का फॉर्म में लिखेंगे, है ना। और ये अलजेब्रा जैसा ही है, जो अननोन होता है उसको हमको एक्स लेके करना पड़ता है, ठीक है। चलो अगर हम पहला क्वेश्चन का बारे में बात करेंगे, बोला है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ओके, we need to find the length and breadth of the plot. Represent the following situation in the form of quadratic. ओके, तो सॉल्व करने के लिए बोला नहीं है, बस बोला है कि इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्म में लिख के बता दो। ये जो सिचुएशन है इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्म में लिख के बता दो। तो हमको मिला क्या कि ये जो है ना, एरिया जो है 528। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है? 2 का फर्स्ट बीट, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ये मान लेते हैं हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो बड़ा कौन सा है, लेंथ या ब्रेथ? लेंथ ही बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को x मान लेते हैं। ये x जो है ना इन मीटर है, ये जो x है इन मीटर है, मतलब x मीटर हो गया इसका ब्रेथ। लेंथ क्या हो जाएगा फिर? इसका डबल। नहीं, लेंथ क्या होगा? लेंथ के बारे में क्या बोला है? लेंथ बोला है क्या? लेंथ ऑफ द प्लॉट, इसका लेंथ क्या होगा? इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब ब्रेथ का जो डबल होगा, ब्रेथ का डबल कितना होगा? 2x। इससे भी एक ज्यादा है, +1। तो इतना हो गया हमारा ब्रेथ, सॉरी लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू दिस, ब्रेथ इज इक्वल टू दिस। अब हम तो बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को लेंथ लिखते हैं पहले 2x + 1 इंटू x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा एरिया। दिया कितना है मेरे को? 528। तो इज इक्वल टू 528। खत्म हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से आ गया 2x स्क्वायर, प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से x इज इक्वल टू 528। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो यही इसी फॉर्म में लिख के छोड़ने के लिए बोला है। ओके, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो a का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू बताओ 1, और c का वैल्यू हो गया हमारा -528। क्योंकि a का वैल्यू 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक है।
ऐसे पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में, दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहला क्वेश्चन जो किए थे उसमें पूछा था कि भाई बताओ कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया है ना। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को भी सारे जितना क्वेश्चन है सारे को सिचुएशन से तुम लोग हैंडल कर सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन बोल दिया है, मैं जल्दी जल्दी में बता देता हूं खाली। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार एक के बाद दूसरा। तो मान लेते एक तो नंबर x हो गया, मान लेते हमारा एक तो नंबर x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x + 1 है ना। एक तो नंबर x है, कंजुगेटिव का मतलब लगातार होता है। एक तो x है तो दूसरा कितना हो गया? x + 1। तो ये दोनों का प्रोडक्ट बोला है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना दिया है? 306। खत्म, बन गया क्वाड्रेटिक। ये x × x x² प्लस x माइनस 306, मतलब बन गया क्या? x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना अभी हम लोग सीखे नहीं है, खाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं अभी, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, है ना। रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब अभी का सिचुएशन ही बोल रहा होगा। मान लेते हैं रोहन का एज जो है ना वो x है, तो रोहन का मदर का एज कितना हो जाएगा? x + 26। ये हमको क्वेश्चन में शुरू से बोल दिया। अब उसके बाद क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी से 3 साल के बाद रोहन का एज क्या होगा? अभी x है, 3 साल के बाद क्या होगा? एक अभी तुम्हारा एज मान लेते हैं 5 कहां तुम लोग का एज है? मान लेते तुम्हारा एज अभी 14 है, 3 साल के बाद कितना होगा? 3 × 14 42 होगा 3 साल के बाद। इतना बड़ा हो जाओगे 14 + 3। अगर 3 साल के बाद करोगे तो ऐड ही करना है ना, इंटू कहां करोगे, है ना। 3 टाइम्स बोला होगा तो इंटू करोगे। अभी से 3 साल के बाद भाई 14 से 42 इयर्स हो जाएगा। मस्त है, हो गया। मस्त तो नहीं, बूढ़ा हो जाएगा फिर, है ना। तो x से कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। रोहन का मदर का कितना हो जाएगा जरा बताओगे मेरे को? रोहन का मदर का x + 26 से 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? +3, तो x + 29। पक्का पता चल गया सबको? अब क्या बोला है कि दोनों को अगर इंटू करोगे तो हो जाएगा उतना जो दिया है, x + 3 × x + 29 इज इक्वल टू 360। खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। चलो अगर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम दिखाना चाहते हैं तो क्या है बता रहा हूं। ए ट्रेन travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more, है ना, 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train, है ना। तो अभी मेरे को ट्रेन का स्पीड हमको पता नहीं है, मान लेते हैं, है ना। ट्रेन का स्पीड हमारा हमको पता नहीं है, तो ट्रेन का स्पीड पता नहीं है, तो जिसको पता नहीं होता उसको x ले लेते हैं। तो मान लेते हैं अभी मैं ट्रेन का स्पीड को x ले लिया, ट्रेन का स्पीड को मैं कितना ले लिया? x ले लिया, है ना। तो कितना समय लगा होगा? अगर x मतलब x km/h में जा रहा है तो 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा उसको? ओके, 1 मिनट तुम लोग कंसेप्ट पूरा बिगाड़ दे रहे हो, है ना। क्या बोलता है? मान लेते हैं यहां से किसी एक जगह का डिस्टेंस है 20 मीटर, हम जा रहे हैं 5 मीटर/सेकंड में, तो 20 मीटर तक जाने में हमको कितना समय लगेगा? 1 सेकंड में हम 5 मीटर जा रहे हैं, तो 20 मीटर जाने में हमको कितना समय लगेगा? अरे पगला हो गया सब। 4 सेकंड। ये हो गया हमारा 20 मीटर, हम 1 सेकंड में जा रहे हैं 5 मीटर, तो हमको 20 मीटर जाने में कितना समय लगेगा?
20/5 करो ना, तो इंटू कहाँ, इंटू जनरलाइज कर लोगे, हर क्वेश्चन में इंटू ही कर लेगा क्या? हाँ, हर क्वेश्चन में हमको इंटू नहीं करना होता है, हमको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, हम इंटू उसी हिसाब से करेंगे ना। अगर हमको बोला है कि 480 किलोमीटर जा रहा है, 480 किलोमीटर जा रहा है x किलोमीटर पर आवर में, मतलब उसका स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर में। जैसे वहां पे मैं बताया ना 5 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर जाने में कितना लगता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम, है ना, फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, 480 बाय x इज इक्वल टू कुछ समय लगा होगा, हो गया। अब बोला है कि अगर उसका स्पीड 8 घंटा कम हो जाता, अगर उसका स्पीड 8 घंटा कम हो जाता तो वो कितना समय लगाता, देखते हैं। तो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 कम हो जाता, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, ये स्पीड से और ये टाइम जितना लिया होगा, ये जितना घंटा लिया होगा उससे 3 घंटा ज्यादा लेता, बोल रहा है ना, 3 घंटा ज्यादा लेता। मान लेते ये हमारा 10 घंटा है, तो ये कितना होगा, 13 आवर्स। मतलब इसमें अगर तुम 3 जोड़ दोगे तो ये होगा, हो गया ना, इसमें अगर 3 जोड़ दोगे इतना आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो हो रहा है कितना आ रहा है, 480 बाय x, इसको थोड़ा अच्छी तरह लिख देता हूं मैं, है ना, 480 बाय x क्या होगा, 480 बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 बाय x माइनस 8। अब इसको हमको एलसीएम वगैरह लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, ओके। ये सिचुएशन के ऊपर आ गया, सबको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं रे? चलो अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हमको वैल्यू निकालना है x का, हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x for which the equation will be satisfied। x का वैल्यू निकालो जिसके लिए कि इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सॉल्यूशन का मतलब वही होता है, ओके। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 मेथड हमारे पास है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय फॉर्मूला, ओके। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से आया वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही पता चलेगा, है ना। ऑल्दो ये हमारा पोर्शन से भी हट गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, लेकिन ये फॉर्मूला जो है कहां से आया, पूछोगे सर ये कहां से आया, क्यों आया ये फॉर्मूला, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही हमको चीज पता चलेगा, ठीक है। और हमारा ये 3 मेथड हमारा हो गया, ये 3 मेथड से देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहला मेथड हो गया हमारा क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है मैं बता रहा हूं, ओके। तो हमको एक इक्वेशन सीधा एग्जांपल को लेके मैं बता रहा हूं कि कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 1 एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ओके। तो क्या काम होता है, पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, a इंटू सी इज इक्वल टू कितना, ओके। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, ब्रेक b as 2 terms whose product is AC and sum is B। ये कंसेप्ट होता है। पहले A और C को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा देखो,
उसके बाद बी को ब्रेक करना है, तोड़ना है ऐसे, ताकि वो दोनों का प्रोडक्ट जो है उस AC आ जाए और सॉम जो है वो B आ जाए। ये हमारा कंसेप्ट होता है। ओके, अब इस कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। लिख तो लिए, लेकिन ये वाला पार्ट समझना इतना आसान नहीं है, तो उसको देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन मैं अगर करूंगा तो पहले इसमें A और C को मल्टीप्लाई करूंगा। A और C कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करने से? नहीं, A और C, A में X नहीं आता है ना, मैं A इंटू C बोल रहा हूं। A हो गया 1, C हो गया 10, A इंटू C हो गया 9, सॉरी, A हो गया 1, C हो गया 9, तो A इंटू C हो गया 9। तो अब हमको क्या करना है, जो B का वैल्यू 10 है उसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है दो ठो पार्ट में, ताकि जोड़ोगे तो 10 हो और इंटू करोगे तो 9 होगा। ये काफी छोटा है तो इसको फैक्टर का मेथड में हम लोग डिस्कस नहीं करते, नॉर्मली करते हैं। काफी छोटा है ना। तो क्या होगा सोचेंगे। तो क्या क्या तोड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से 9 क्या क्या होने से होगा? 9 and 1, तो ये 1 और 9 हो गया। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, है ना। उसके बाद 10 को लिख देंगे 1 प्लस 9 इंटू एक्स, सॉरी, इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। डन ना। उसके बाद x स्क्वायर प्लस ये 1 इंटू एक्स हो गया x प्लस 9 इंटू एक्स 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जो x कॉमन जा रहा है ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1, है ना। फिर ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कौन दोनों से? ये दोनों में से। बीच में क्या साइन है बताओ? ये यहां से यहां तक खत्म हो गया, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन दे देंगे, जो साइन होगा वो साइन रहेगा। उसके बाद ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जो कि 9 कॉमन जा रहा है, ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, जो कॉमन क्या होता है, दोनों में होता है उसी को, वही तो कॉमन होता है। तो इसमें x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो आई विल टेक x प्लस 1 कॉमन, तो व्हाट विल बी लेफ्ट? यहाँ पे x बच गया, फिर ये बीच में जो साइन है वो साइन रहेगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम चले जाएंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े होंगे a इंटू b 0 कब होता है। a इंटू b 0 होने का कंडीशन क्या होता है? इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, है ना। या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, तो जाके a इंटू b 0 होता है। तो यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे। तो या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। आया समझ में? अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1, मिल गया हमको एक वैल्यू, और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू माइनस 9, मिल गया एक वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा एग्जाम में, एक क्वेश्चन आ सकता है कि दिया होगा और उसको फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल। फैक्टराइजेशन का मेथड ये है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे और एक दो ठो केस और क्या हो सकता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। नंबर 2 लिखते हैं ना। नंबर 2, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया है। ठीक है, इसमें भी हम पहला काम तो ही करेंगे, क्या? a इंटू सी कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। वेरी गुड, a इंटू सी इज इक्वल टू 12। तो अब हमको क्या करना है ना, ये 8 को तोड़ना है, 8 को तोड़ना है, ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए 12 और एडिशन हो जाए 8 माइनस 8 नहीं 8 हो जाए। हम खाली इसका बारे में डिस्कस करें, माइनस हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। खाली 8 हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए 12 और एडिशन हो जाए 8, तो नंबर कौन सा होगा? 6 प्लस 2, 6 और 2। तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6
इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अरे समझ में आया सबको? यस सर। फर्स्ट पहला काम क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी, फिर ये हो गया। तो अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहला दो में से कॉमन ले लेंगे। यस पहला दो में से कॉमन कितना आ जाएगा? 2x पहला दो में से यहाँ से और यहाँ से x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना? x माइनस 2, ठीक है। फिर माइनस ये दोनों में से कॉमन 6 आ गया, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इट इज योर x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में? कहाँ बोलो? वो 8 जो एक है उसको इंटू करने से 8 होना चाहिए ना? ये दोनों को नहीं ऊपर इसको इंटू करने से 12 होना चाहिए। इंटू से 12 होना। हाँ, ऐड करने से 8 होना चाहिए। ये दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 होना चाहिए, इंटू करने से 12 होना चाहिए। हो गया ना? मतलब ये 8 को हम लोग ऐसा ब्रेक करेंगे ताकि उनका जो सम है वो 8 होगा। सम इज 8 लिखा है, प्रोडक्ट इज a इंटू सी, प्रोडक्ट हमारा a इंटू सी होगा एंड द सम इज b। सम जो है b जितना है वो इतना ही है। ओके, तो उसी हिसाब से हमको ब्रेक करना है। तो ये हो गया अभी तो a इंटू बी इक्वल टू 0 जैसा आ गया। तो अब ये हो गया हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। समझ में आया? हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी तो हम छोटा छोटा नंबर ले रहे हैं तो फट से हमको पता जा रहा है क्या क्या है, लेकिन बेसिक चीज पहले समझेंगे तो हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या क्या केसेस आ सकते हैं हम डिस्कस करते हैं। अभी a इंटू सी कितना हो रहा है? 12 माइनस 12। हाँ, माइनस 12 हो रहा है। a इंटू सी अभी माइनस 12 हो रहा है। अभी तक जो पहला दो क्वेश्चन किए उसमें a इंटू सी हो गया क्या? पॉजिटिव आ रहा, अभी नेगेटिव आया। इसका मतलब ये समझ जाओ कि बीच वाला नंबर जो ऐसा आएगा ना, दोनों को माइनस करने से ही वो आएगा। इसका पहले दोनों को प्लस करने से आ रहा था ना, अभी दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा। अब सोचो, दिमाग में सोचो कि क्या दो ठो नंबर में लूं, कौन कौन सा नंबर लूं ताकि उनको सम करने से, सॉरी, उनका प्रोडक्ट जो है 12 होगा, माइनस 12 होगा, और सम जो है माइनस 12 भी छोड़ दो, प्लस 12 भी सोचो, है ना। खाली कंसेप्ट क्या हो गया कि माइनस होगा अभी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस हो गया तो मतलब अभी हम दोनों को नंबर को माइनस करेंगे। अभी तक दो नंबर को प्लस कर रहे थे, अभी माइनस करेंगे। प्रोडक्ट 12 भी लिखेंगे, माइनस 12 नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट 12 भी लिखेंगे। अब सोचो क्या क्या नंबर लेने से प्रोडक्ट 12 होगा? 6 और 2, लेकिन उनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा क्या? 11 और 1 को इंटू करेंगे तो 12 नहीं आ रहा ना। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, है ना। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आ रहा है, और ऐड करोगे तो माइनस करोगे तो 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम बेसिक सा क्वेश्चन अभी डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज जब आ जाएगा उसमें हमारा थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया होगा। ये मैं नहीं समझा के लिख दिया, लेकिन तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम कॉमन ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया x प्लस 4 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम उस सिचुएशन में आके पहुंच गए जहां पे दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है, तो ये 0 होगा या फिर वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे आपको पता चल गया x माइनस 4 है, x 3 है।
क्या सभी को पता चला? यस सर। ये क्वेश्चन सबको पता चला? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो अब फिर से देखते हैं, वही चीज देखते हैं फिर से, है ना? वही चीज देखेंगे तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। हाँ -8। ये माइनस मेरे को बता दिया कि हमको दो नंबर लेना है और दोनों को माइनस ही करना है, वो दो नंबर को माइनस करना है। तो बताओ क्या क्या नंबर लेने से होगा? मल्टीप्लाई तो 8 होगा, लेकिन माइनस करने से आएगा 7 सर 8 and 1। ठीक, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इट इज योर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे माइनस था, माइनस होने से क्या होता है, अंदर में जो भी होता है उसका उल्टा साइन आता है। अंदर में ये प्लस है तो ये माइनस रहा, ये माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, माइनस जब बाहर में होता है ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन आता है बाहर में। ओके, चलो अब हम यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8 प्लस ये दोनों में से कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे x 1 होता है। ठीक है, x माइनस 8, तो इट इज x माइनस 8 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया ना हमारा, है ना? तो इट इज योर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 8, x का वैल्यू हो गया -1। आई होप सबको समझ में आया। मेरा कहने का मतलब फर्स्ट काम हमारा होता है a इंटू सी। पॉजिटिव आया मतलब बीच वाला को हमको ऐसा ब्रेक करना है कि उनका सम आएगा उतना जो उसको ब्रेक कर रहे हो, और मल्टीप्लिकेशन होगा वो प्रोडक्ट वाला पार्ट। लेकिन अगर हमारा a इंटू सी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो फिर प्रोडक्ट तो उतना ही आएगा, लेकिन माइनस जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है, उसमें प्लस करना पड़ा था, इसमें माइनस करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज जहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर हो सकता है, और यहाँ पे फिलहाल तो कुछ है नहीं। चलो ये वाला देखते हैं। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन? हाँ, थर्ड बिट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बिट, √2x स्क्वायर। पहला दो बिट मेरे को बता दो तुम, तो मैं देखता हूँ क्या बोलते हो तुम। x स्क्वायर माइनस 10 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 1 का फर्स्ट बिट एक्सरसाइज ये कौन सा है? 4.2 है। 1 का फर्स्ट बिट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जरा दिमाग लगा के बोलो मेरे को, पहले a इंटू सी क्या आ रहा है? -10, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो अब दो नंबर सोचो जिसको माइनस करने से 3 आएगा, 5 इंटू, तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आगे मैं नहीं कर रहा। सेकेंड बिट हमको क्या दिया है देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम a इंटू सी करेंगे तो कितना आ रहा है मेरे को? नहीं, वो चीज ध्यान में रखना है, +12 या -12, क्योंकि उसी से ही हम तोड़ते हैं। ये -12 है, साइड हो जाओ, उस साइड चले जाओ, कॉर्नर में पूरा चले जाओ। ओके, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे और कॉर्नर चले जाओ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ रहा है ना माइनस। इसका मतलब बीच में तुमको इसमें माइनस ही करना पड़ेगा। ये बात तो ध्यान ही रखना होगा, क्योंकि नहीं तो समझ नहीं पाओगे। प्लस के बारे में हमेशा सोचोगे, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप सबको समझ में आ गया, है ना? अब मैं तीसरा बिट कर रहा हूँ। तीसरा बिट जो है थोड़ा ऑड टाइप का दिया है, √2x स्क्वायर प्लस 7x, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलो देखिए, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है? नहीं जानते हो? 10 आ रहा है ना?
मल्टीप्लाई में 10 आ रहा है, प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10। इसका मतलब बीच वाला को हमको ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने से 7 मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा, अभी माइनस नहीं, ऐड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 10। तो क्या क्या ले हम 5 2, तो √2x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? अब मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं क्योंकि थोड़ा और टाइप का वैल्यू है ना, तो इसको लिखता हूं मैं √2x² प्लस, काम करते हैं 2 प्लस 5 लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि √2 है तो 2 ही लिखते हैं, 2 पहले लिखते हैं 5 बाद में लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 लिख देते हैं फिर 5 लिख देते हैं, 2 5। तो यहाँ पे भी हमारा वैसे 2x² पहले आएगा प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? अब क्या हुआ कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि भाई क्या ले इसमें कॉमन, दिक्कत थोड़ा हो रहा होगा, तो मैं उसको समझा दे रहा हूं कैसे क्या कॉमन लेना है, इसीलिए क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। √2x² प्लस, सबको पता होगा कि अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो 2 होता है, ये तो सभी को पता होगा। √2 का स्क्वायर करने से 2 होता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट आई विल डू। प्लस √5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 आता है, √5 का स्क्वायर इंटू x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। और यही मेरे को सब चीज बता दिया, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, मतलब मैं √2 कॉमन ले लूंगा। ओके, इसके साथ x भी था ना, √2x कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में कितना आ गया, यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ पे √2 बच गया, प्लस ये दोनों में से मैं फिर से √5 कॉमन ले लूंगा। बोलो बोलो बोलो। सर लास्ट वाला 5√2 था ना? हाँ 5√2 था, मैं गलत लिख दिया, इसीलिए अभी कॉमन में भी गलत आने वाला था, आ नहीं रहा था, है ना? इट इज योर 5√2, सॉरी। तो √5 कॉमन ले लूंगा तो मेरे को इसको लिखना पड़ेगा कुछ गलत, ये 5 है ना, तो √5 का होल स्क्वायर इंटू x, तो इसको 5 ही रहने देते हैं, इसको क्यों √5 लिखते हैं? 5 है ना, इसको 5 ही रहने देते हैं, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। फिर 5 कॉमन, ये 5 हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा 5 कॉमन जाएगा ये दोनों में से। अगर 5 कॉमन चले गया तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर वही बात हो गया, a इंटू b इज 0 जैसा हो गया। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो उसमें से x का वैल्यू निकल के जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस √2, x इज इक्वल टू माइनस 5/√2। समझ में आ गया क्वेश्चन? x का दो वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर? तो कैसे हम लोग मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, आइडिया हो गया ना सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा फोर्थ बीट है, 2x² प्लस x माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये फिर से काफी अटपटा सा है, काफी अटपटा सा नजर आ रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको उस टाइप में करते हैं, अच्छा वाला वैल्यू जैसा दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c जैसा दिखेगा। हम क्या करते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। 8 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 16x² प्लस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? समझ में आया। बाय 8 भी कर लोगे, 8 एलसीएम आ गया तो ओके। अब ये हो गया हमारा 16x² प्लस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूं ना मैं? यस सर। अब मेरे को बताओ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का बाद क्या आ रहा? ओ क्वेश्चन गलत लिखा हूं मैं, ये माइनस x प्लस 1/8, माइनस x प्लस 1/8 साइन चेंज होगा, ठीक है? ये जगह में साइन चेंज होगा और ये जगह में साइन चेंज होगा। नीचे माइनस x प्लस 1/8 माइनस x प्लस 1/8
तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। Yes, sir. चलो अब बता मेरे को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 16. ये फास्ट काम है, a इंटू सी मल्टीप्लाई करोगे 16 आया, मतलब ऐड करना पड़ेगा। Add करना पड़ेगा. अब क्या क्या ऐड करोगे कि इंटू करने से 4, 2 to 4, तो इट इज योर 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 0 0। इसके बाद सभी को आता है, Yes. मैं नहीं करूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला काम 100, sir. पहला हाँ 100 हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, Yes, sir. मतलब ऐड करना है, Yes, sir. है ना। तो क्या करोगे फिर? 20 को कैसे तोड़ोगे? 10x. 10 और 10, Yes, sir. तो माइनस 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मजे की बात है ना, यहाँ पे हमको x का एक ही वैल्यू मिलेगा, Yes, sir. ओके। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। वो दो को हमको बोलते हैं क्या? रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स या फिर कोइंसाइड कर गया बोल के बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर या? Yes, sir. चलो एक सवाल और लेते हैं। कहाँ है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो अब कुछ नहीं है। यहाँ पे तुमको बोला है कि उस सबको ओके एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमको फैक्टराइज करके करना पड़ेगा, है ना। Yes. देखते हैं क्या बोला। फाइंड टू नंबर्स। यहाँ पे बोला सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 मतलब बुक का एक्सरसाइज का मतलब कुछ एग्जांपल दिया होगा। एग्जांपल 1 में जो जो क्वेश्चन दिया होगा वहां पे खाली फॉर्मेशन करने के लिए बोला होगा, वहां पे खाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करो करके बोला होगा। तो उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है। दैट इज योर वर्क आल्सो, यू शुड डू दैट, है ना। वहां पे हमारा क्या होगा? नंबर बड़ा बड़ा नंबर होगा शायद। एग्जांपल 1 में जो इक्वेशन सब बना होगा वहां पे वो बड़ा बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन एग्जांपल 1 में जो दिया होगा वहां पे जो नंबर से वो बड़ा बड़ा नंबर होगा, ठीक है। एक बड़ा नंबर तो हमारा आ जा रहा है यहाँ पे, ये जो दिया है 182 या फिर उसका नेक्स्ट वाला में दिया है 365, वहां पे बड़ा नंबर दो आ जा रहा है। तो उसको मैं कर दे रहा हूँ तो आइडिया हो जाएगा, है ना। तो बोला है कि फाइंड टू नंबर्स सो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो दो नंबर लेने के लिए बोला है जिसका सम हो गया क्या? 27, प्रोडक्ट इज 182। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो हम बोलते हैं कि लेट द नंबर्स आर ओके, लेट द नंबर्स आर, क्या क्या नंबर होगा? एक तो x होगा, Yes, sir. और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 27. 27 माइनस x। Yes, sir. ये दोनों को जोड़ोगे तो 27 आएगा कि नहीं? Yes, sir. और बोला है कि प्रोडक्ट हो गया 182। Therefore x into 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया ना? आगे तो x मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। चलो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक साइड 0 करेंगे, है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, ये दोनों को ले लेते हैं उधर, ताकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वहां पे x स्क्वायर का साथ पॉजिटिव हो हमेशा, वो सोचेंगे। तो ये दोनों उधर चले गया तो इधर 0 रह गया, है ना। Yes, sir. x स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, वहां पे जाएगा तो Plus. x स्क्वायर आ गया। 27x यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाएगा तो माइनस Minus 27x. प्लस 182। Yes. तो इसको मैं अगर सही ढंग से लिखूं जैसे पूरा इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे समझ में आया सबको? Yes. अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना 182 हो रहा है। अब हमारा दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब दिमाग सोचना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम कैसे पहुंचे 182 तक। तो वो केस में हमको फैक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। 182 2 में ले लेंगे पहले, तो ये जगह कितना 91, फिर 3 हो गया, ऑप्शन Sir, I think 7 हो रहा है 30। 23. ओके, एक मिनट 7 हो गया 13। ओके,
क्योंकि बहुत क्वेश्चन होगा नहीं। बड़ा हो गया तो हमको फैक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है, बहुत कम केस में हमारा नॉर्मल मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है। तो उसके बाद हम 13 लेंगे तो 1 आएगा, वो ना लेंगे भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दैट मींस व्हाटएवर फैक्टर्स आई एम गोइंग टू गेट विल बी फ्रॉम दिस। तो अब हमको क्या करना है, सोचना है कि हम कैसे कॉम्बिनेशन लगाए, कैसे हम दो दो टुकड़े के ले, ताकि सम जो है 27 आ जाए, और इंटू तो 100% होने वाला है, इंटू में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिस इंटू दिस करोगे तो ये 182 आएगा, क्योंकि इसी का फैक्टर्स ये है। अब तुमको सोचना है कि हम 27 कैसे बनाएं, क्योंकि इंटू में प्लस आया है तो प्लस ही करना पड़ेगा। कितना 14 प्लस 13, तो यही चीज तुमको सोचना है कि 14 और 13 हम लेंगे। बस सबसे पहला चीज ये देखना है कि दोनों को इंटू में प्लस है या माइनस है। तो अगर इंटू में प्लस आया तो इसमें हमको प्लस ही करना पड़ेगा, कभी कभी माइनस करना पड़ता है, अभी प्लस करना पड़ेगा। आया समझ में मेरी बात? सो दिस इज 14 और दिस, और ये बड़ा नंबर जो है उसमें मुश्किल हो जाएगा अगर तुम डायरेक्ट सोचोगे अरे क्या इंटू क्या 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 ले, लेकिन फैक्टर्स निकाल दोगे ना, वहां से दिखाई देगा, समझा ना? तो इट इज योर x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 इंटू x इज प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। गलत कर चुका हूं, ये माइनस होगा, हो गया। तो ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से x कॉमन जाने से x माइनस 13 हो गया, माइनस ये माइनस बीच में जो साइन होगा वही साइन दोगे पहले, उसके बाद कॉमन लोगे। यहीं से दिख रहा है कॉमन 14 ही है, तो ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, x माइनस 13 इंटू x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसमें से कि x का वैल्यू 13 आया, या फिर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसमें x का वैल्यू 14 आया। आई होप सभी को समझ में आ गया वाला पार्ट? यस सर, क्लियर ना? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा नंबर जो आएगा तो उस समय क्या करोगे? एक क्वेश्चन इसमें से सोच लो कि आ रहा है तुम लोग का, है ना? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 365। ओके, दोनों कंजुगेटिव इंटीजर्स ले लो जिसका कि सम 365 होगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन में फर्क क्या होगा जानते हो ना? वो क्वेश्चन जो था वहां पे a इंटू सी प्लस आया था, यहाँ पे a इंटू सी माइनस आएगा। देखो जो कंजुगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया? लगातार नंबर। लगातार नंबर मतलब एक ठो को अगर मैं एक सोचूंगा तो दूसरा x प्लस 1, या तो x प्लस 1 लोगे या फिर x माइनस 1 लोगे, ये दोनों में से, है ना? तो कंजुगेटिव नंबर वही होता है। मल्टीप्लिकेशन 365 बोला है। नंबर 4, लेट द नंबर्स आर x and x plus 1. Therefore, x into x plus 1 is equal to 365. तो x square plus x is equal to 365. x square plus x minus 365 is equal to 0. अब मैं a into c करूंगा। यस सर, कितना आ रहा? माइनस 365, माइनस बता रहा है कि बीच में माइनस होगा, यस सर, है ना? लेकिन इतना बड़ा नंबर है, क्या इंटू क्या करेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। फैक्टर्स करेंगे 365। ओके, 3 में कैंसिल हो रहा है क्या? 5 प्लस 6 प्लस 14 नहीं हो रहा है, सीधा 5 में कर लेते हैं, है ना? 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 जा, 5 7 जा 3, उसके बाद 3, बस यही, यस सर, और कुछ नहीं हो रहा है। नो सर, तो फिर कैसे होगा? ये मतलब ब्रेक नहीं हो रहा, वो शायद नहीं, ब्रेक कैसे नहीं होगा? बोला है हम नंबर सही नहीं होगा था सर, दो कंसेक्यूटिव नंबर तो बोला है। टू कंसेक्यूटिव नंबर पोजीशन सम ऑफ, ओह उनका स्क्वायर का सम है। चलो ये क्वेश्चन हम गलत कर दिए ना, फिर सम ऑफ द स्क्वायर से
तो हम गलत ले लिए, प्रोडक्ट नहीं है तो हम गलत ले लिए, फिर इसीलिए गलत आ गया। ठीक है, चलो एक बार और करते हैं फिर। therefore पहला का स्क्वायर हो गया ना x स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सही है ना? चलो अब इसका स्क्वायर करते हैं। ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब इसको इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस नहीं प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? यस सर। अब इसको मैं क्या करूंगा, 2 से काट दूंगा तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा पिछला जैसा हो गया थोड़ा ये। तो पिछला जैसा हो गया तो यहाँ पे देखो अभी माइनस करना पड़ेगा। क्या क्या माइनस करोगे? 14 13। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू x माइनस 182 इज इक्वल टू। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं रे? सो इट इज योर x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये a इंटू सी प्लस a इंटू सी माइनस का खेल समझ रहे हो तुम लोग? प्लस होने से हमको प्लस करना पड़ता है, माइनस होने से हमको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया, या फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया, उसमें से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 14, और x इज इक्वल टू 13। तो इसको तो हम ले नहीं सकते हैं, हो गया नेगेटिव नंबर हो गया। तुमको क्वेश्चन में बोला है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए, तो एक तो 13 हो गया, दूसरा नंबर 14 हो गया। Therefore numbers are 13 and 14। आई होप सबको समझ में आ गया। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं, उसके बाद हम लोग अगला जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, खुद से मान लेते हैं। कुछ ऐसा है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ऐसा दिया, हमको इसको ब्रेक करना है ना? बड़ा हो गया, ये वैल्यू बड़ा हो गया, बट इतना तो मैं कंफर्म हूं। क्या कंफर्म हूं? कि माइनस करना पड़ेगा, बीच में हमको माइनस करना पड़ेगा। तो फिर 306 का फैक्टर निकालते हैं। 2 होने से कितना हो गया, 153। कितना होना फिर 3 में जाएगा, 51। फिर कितना हो जाएगा बोलो, 3 में जाएगा, 3 में 17। अब सोचो इनको मल्टीप्लाई करने से तो आ रहा है 100% इतना ही आएगा, 306 आएगा। खाली क्या माइनस क्या करोगे, 1 आएगा, 18 माइनस 17 आ गया समझ में? यस सर। हमको 1 चाहिए ना, 1 चाहिए यहाँ पे। तो तुम्हारा दिमाग में अभी ये खेलना चाहिए कि भाई क्या माइनस क्या करूं, इसमें से क्या कॉम्बिनेशन में लूं, क्या क्या चीज हम में लूं, ताकि उनको अगर माइनस कर दूं तो 1 आ जाए। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इसका आगे कर लोगे तो यस। तो आई होप कि फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत हुए सबको पता चल गया। ठीक है, तो अगले क्लास तक तुम लोग एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सारे क्वेश्चन देख लेना विद ऑल एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। ओके, हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, इंटीग्रेशन क्या बोल रहा हूँ, क्लास 12 का पढ़ाई बोल रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे इसका अगले क्लास में, बाय यूजिंग फॉर्मूला कैसे निकालते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन और नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।